हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। सो इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी मोनोकोट सीड की। तो मोनोकोट सीड में हमने क्या क्या पढ़ा था कि इसके जो सीड होते हैं उसको अविस्फुटनशील बीज या कैरियोप्सिस फ्रूट कहा जाता है। उसके अलावा ये ओव्यूलर शेप में होते हैं और ये लाइट ब्राउन कलर्ड होते हैं, जिसकी वेंट्रल सरफेस पे खांच पाई जाती है। एक तरफ हेयर्स पाए जाते हैं, दूसरी तरफ एम्ब्रियो पाया जाता है। फिर उसमें जो उसके डिफरेंट जोन्स थे, जैसे कि सीड कोट, एल्यूरॉन लेयर, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की हमने बात की थी। तो मैंने बता दिया था पहले ही कि जो मोनोकोट सीड्स होते हैं इनमें जो इनका सीड कोट होता है वो पेरिकार्प से फ्यूज हो जाता है और एक ही बन जाता है। ठीक है, तो पेरिकार्प मीन्स फल भित्ति से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इनका सीड कोट क्या होता है, फल भित्ति से जुड़ जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड या वीट की स्ट्रक्चर। तो वीट को कैरियोप्सिस कहा जाता है, ये मैंने बता दिया। तो ये जो क्लास है वो पहले वाली क्लास से बहुत ही क्लोजली सिमिलर है। तो इसमें आपको मैं वीट के बारे में ओवरऑल बताऊंगी। तो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें एक ऑर्डिनरी या मैं यूँ कहूँ एक आइडल स्ट्रक्चर, मोनोकोट्स के आइडल स्ट्रक्चर को बताया था। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर वीट का एग्जाम्पल लेके या गेहूं का एग्जाम्पल लेके ये बता रही हूँ कि गेहूं की जो संरचना होती है, क्योंकि आपको पता है गेहूं एक बीजपत्री या मोनोकोट प्लांट होता है, तो इसके बीज की संरचना को मैं ये यहाँ पे बताऊँगी। तो जो वीट होता है, उसका जो सीड होता है वो कैसा होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है और ओव्यूलर होता है, जिसे कैरियोप्सिस कहते हैं। और इस कैरियोप्सिस के एक और हेयर्स होते हैं। अब इस सीड कोट की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस सीड कोट, सेकंड है एंडोस्पर्म और थर्ड है एम्ब्रियो। तो ये जो सीड कोट होता है गेहूं में, इस सीड कोट को आउटर मोस्ट लेयर भी कहते हैं। क्योंकि इसे कैरियोप्सिस सीड कोट क्यों कहा, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका जो सीड कोट होता है, जो आवरण होता है, वो पेरिकार्प या फल भित्ति से फ्यूज हो जाता है। तो और इसके सीड को कैरियोप्सिस कहते हैं, इसलिए इसके सीड कोट को कैरियोप्सिस सीड कोट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कैरियोप्सिस सीड कोट होता है ये सबसे आउटर मोस्ट होता है। तो इस कैरियोप्सिस सीड कोट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो मैं बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एंडोस्पर्म की, नहीं सीड कोट पे आते हैं सबसे पहले। तो इसके जो सीड कोट है इसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, आउटर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, थर्ड है थिन लेयर वॉल सेल्स, क्रॉस सेल्स, और लास्ट है इसमें ट्यूब सेल्स। तो ये जो इसका आउटर कोट या सीड कोट, कैरियोप्सिस सीड कोट होता है, इसको इतनी लेयर्स मिल के बनाती है। तो ये क्या क्या है, आउटर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, थिन लेयर
वॉल सेल्स और क्रॉस सेल्स और ट्यूब सेल्स। तो हम एक एक करके इन पे आते हैं और इनके बारे में बताते हैं कि हाँ इसमें ये स्ट्रक्चर होती है और इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है। सबसे पहले हम आते हैं आउटर एपिडर्मिस पे। तो आउटर जो एपिडर्मिस होती है, आउटर एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस दोनों एक साथ मिलकर इसके बाहर वाले पोर्शन का निर्माण करती है। किसका? सीड कोट का। तो ये दोनों मिक्स होके आउटर एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस मिलके इसके बाह्यतम आवरण का निर्माण करती है और ये लंबाई में दीर्घित होती है, मीन्स ये लंबी सेल्स होती है, ठीक है। तो ये लंबाई में दीर्घित होती है और ये दोनों मिलके सबसे बाहरी कवरिंग या क्षेत्र का निर्माण करती है। इस हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे थिन वॉल्ड या थिन लेयर वॉल्ड सेल्स होती है। तो ये जो थिन लेयर वॉल्ड सेल्स होती है ये क्या करती है? ये स्थूलित होती है, वह गर्त युक्त होती है। गर्त मीन्स ग्रूव्स, गर्त को बोलते हैं ग्रूव्स, और स्थूलित मीन्स डिपोजिशन। तो इन पे डिपोजिशन पाया जाता है या किसी प्रकार का इन पे स्थूलन पाया जाता है। तो ये जो थिन वॉल लेयर सेल्स होती है, हाँ, तो इनके ऊपर स्थूलन पाया जाता है, जिसके कारण इनकी जो वॉल्स होती है वो स्थूलित टाइप की होती है और गर्त युक्त होती है, गड्ढों युक्त होती है। और इसके ठीक नीचे क्रॉस सेल्स पाई जाती है। ये जो क्रॉस सेल्स होती है ये इनकी भित्ति थोड़ी पतली होती है और इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जा सकते हैं। फिर क्रॉस लेयर्स के ठीक नीचे या क्रॉस सेल्स से बनी हुई लेयर्स के ठीक नीचे ट्यूब सेल्स पाई जाती है। ये जो ट्यूब सेल्स पाई जाती है इनके बीच में एयर स्पेस पाए जाते हैं या वायु स्थान पाए जाते हैं। तो अगर हम इसको शुरू से देखें तो इसके सीड कोट को ये डिफरेंट लेयर्स मिलके बना रही है। तो क्या क्या हो सकते हैं इस बीज की संरचना में? आउटर एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस मिलके इसमें लेयर बनाती है जो दीर्घित या इलोंगेट फॉर्म में होती है। इनके ठीक नीचे थिन वॉल लेयर सेल्स होती है जिन पे स्थूलन या गर्त पाई जाती है और उनके भी ठीक नीचे क्रॉस सेल्स होती है। जो क्रॉस सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रॉस फॉर्म में लगी हुई होती है। अब देखो इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट भी हो सकते हैं और प्रेजेंट भी हो सकते हैं। क्रॉस सेल्स के नीचे ट्यूब सेल्स पाई जाती है। ये जो ट्यूब सेल्स होते हैं वो वायु स्थान या एयर स्पेस युक्त होती है। अब देखो ये सभी लेयर्स मिलके इसके सीड कोट या कैरियोप्सिस कोट का फॉर्मेशन करती है और इनके बाहर की ओर जो कवर होता है वो हासित या क्रस्ड टाइप का होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो मोनोकोट सीड होते हैं इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे हम सीड कोट कहते हैं, ये मैच्योर सीड में एब्सेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये क्रश्ड हो जाती है, हासित हो जाती है। आपने कभी किसी मैच्योर सीड को देखा हो गेहूं की बाली से, अगर किसी गेहूं के बीज को अलग किया हो तो आप उसको यूँ करते ही उसके छिलका अलग हो जाता है और वो सीड अलग हो जाता है। तो इसकी जो सीड कोट होता है वो हासित हो जाता है। तो मैच्योर कंडीशन में वो सीड कोट इसमें देखने को नहीं मिलता है। अब आते हैं एंडोस्पर्म से। तो मैंने जैसे कि पहले बता दिया कि इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो एल्यूरोन लेयर से आवृत होता है। एल्यूरोन लेयर एक परतीय होती है। इसके अंदर प्रोटीन व एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इस लेयर के अंदर एंडोस्पर्म सुरक्षित पाया जाता है। इस एंडोस्पर्म में क्या क्या होते हैं? प्रोटीन होता है और उसके अलावा स्टार्च होता है और ऑयल युक्त होता है। और ये गेहूं के पार्ट का सबसे या गेहूं के सीड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके 83% पोर्शन को बनाता है। तो सीड में 83% पोर्शन एंडोस्पर्म द्वारा बना हुआ होता है जो प्रोटीन, स्टार्च व ऑयल युक्त होता है। फिर लास्ट एंड लीस्ट है इसमें एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियो मैंने बता दिया कि इसमें
एंडोस्पर्म के एक तरफ खिसका हुआ, ठीक है। तो ये अगर मैं एंडोस्पर्म शो कर रही हूँ तो इसके एक तरफ यहाँ, ठीक है। तो इसमें एंडोस्पर्म के एक और एम्ब्रियो पाया जाता है। ये जो एम्ब्रियो होता है ये प्लूमूल और रेडिकल युक्त होता है। जो प्लूमूल होता है वो कोलियोप्टाइल द्वारा प्रोटेक्शन प्राप्त करता है और जो रेडिकल होता है वो कोलियोराइजा द्वारा प्रोटेक्शन प्राप्त करता है। या मैं इसको थोड़ा अल्टर करके बोलूँ तो जो कोलियोराइजा होता है वो रेडिकल को सुरक्षा प्रदान करता है या प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और जो कोलियोप्टाइल होता है वो प्लूमूल को संरक्षण या प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखो, मैंने पहले बता दिया कि प्लूमूल शूट का फॉर्मेशन करेगा और रेडिकल वाला पार्ट रूट का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह से आपके मोनोकोट में बेसिक स्ट्रक्चर और एक मोनोकोट एग्जाम्पल लेके वीट की कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बता दी है। एग्ज़ाम में आपको जैसे क्वेश्चन आए उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन कवर करना है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक शुरू करूँगी। थैंक यू।